इसके अंदर हम फिर दोबारा से लगाएंगे बटर। देखिए हमारा सैंडविच जो है वो समझ लीजिए तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए दही और शुगर पाउडर। तो इसके लिए मुझे आप स्पून दे दीजिए। शुगर पाउडर भी हमारी नाज़रीन घर पर आराम से बना सकती है। जी, चीनी लेकर आप उसको पीस सकती हैं मिक्सी में। इसको मिक्स करेंगे। तो सरवत जी, जो हम दही इसके लिए लेंगे तो हमें क्या करना है, 2-3 घंटे पहले दही को जो है कपड़े में बांध कर रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। ठीक है। और उसमें फिर आपने चीनी मिक्स पिसी हुई चीनी डालिए। फिर हम कोटिंग करेंगे इसकी दही से। जब तक सायरा जी ये कोटिंग कर रही हैं, मैं अपनी नाज़रीन को बता दूं कि जनरली आप सैंडविच के लिए व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हिना ने अपनी रेसिपी में स्पेशली कहा था कि वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हैं। और उसका एक खास रीजन ये है कि व्हाइट ब्रेड में मैदे का इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी इतना फायदेमंद नहीं माना जाता, लेकिन ब्राउन ब्रेड में उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो इट्स वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो ऑलमोस्ट हमारी कोटिंग जो है दही और होने वाली है, वो कंप्लीट होने वाली है। आपको इतने अच्छे से दही और चीनी का जो मिक्सचर है उसको इतने अच्छे से कवर करना है सैंडविच को कि उसकी जो लेयर्स हैं या ब्राउन जो कलर है वो ना दिखे। जी, ब्रेड स्लाइस नजर ना आए, बिल्कुल ना दिखे। ठीक है जी। कोटिंग करने के बाद फिर हम एक फॉर्क लेंगे जी, और इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बनाना है। और फिर हमें इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगानी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। और मुझे इसको उठाने के लिए दे दीजिए एक स्पून, या फिर यही दे दीजिए आप मुझे चिमटा, ये वाला जी। और बहुत एहतियात से हमें जी इसको ब्रेड स्लाइस को उठाना है। जी। ये सैंडविच से ज्यादा मुझे मिनी केक लग रहा है और ये उतना ही टेम्पटिंग है। तो हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। तो लीजिए, बनकर तैयार है पार्टी सैंडविच। शुक्रिया सायरा जी, शुक्रिया। तो लीजिए ही ना, आपकी भेजी हुई रेसिपी बनकर तैयार है और बाकी नाजरीन भी अब पार्टी का इंतजाम कर सकती हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पार्टी सैंडविच बनाने के लिए चाहिए ब्राउन ब्रेड, खीरा, गाजर, चीज, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, मक्खन, दही, टूटी फ्रूटी, चीनी पाउडर, हरी चटनी और लाल मिर्च पाउडर। पार्टी सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस खीरा लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर दूसरे बाउल में कटे हुए पनीर लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड के चारों तरफ से काट लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर लें, उसमें काली मिर्च, काला नमक डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर बटर, चिली सॉस और गाजर डालकर तैयार करें। फिर दूसरे ब्रेड पर टमाटो सॉस, बटर, खीरा और पनीर डालकर स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद दही और शुगर पाउडर डालकर गार्निश करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हिना की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in।
तो फ्रेंड्स, अक्सी रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी हमसफर, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानू जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। टीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आम इंतखाबात की तैयारी कांग्रेस अगर ठीक से करती है तो पार्टी और राहुल की जीत होगी, वजीर आजम का बयान। सोनिया ने खेला सेकुलर कार्ड, कहा अहम अपोजिशन जमात नफरत फैलाकर समाज को कर रही तकसीम। गोरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल, फिरके में गम की लहर। और सेरेना और लीना ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में दाखिल। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एआईसीसी मीट की। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भरोसा है कि आइंदा आम इंतखाबात में कांग्रेस की जीत होगी। एआईसीसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने हालिया असेंबली में मिली शिकस्त से पार्टी वर्करों को नाउम्मीद न होने को कहा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर पार्टी ठीक तरीके से आम इंतखाबात की तैयारी करती है तो पार्टी की जीत होगी और राहुल गांधी की जीत होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हमें अपनी कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ कराने के साथ साथ अपोजिशन के बुलंदबाग दावों की कलाई खोलनी होगी। वजीर आजम के खिताब के दौरान राहुल के नारे वक्फे से बुलंद होते रहे कि हम इससे हिम्मत हार जाए। जरूरत तो इस बात की है कि हम गहराई से सोचें कि विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए और चुनाव की हमारी तैयारी में क्या कमियां रह गई थी। ऐसा करके ही हम चुनाव के लिए एक कारगर नीति बना पाएंगे। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम 2014 के आम चुनाव के लिए ठीक से तैयारी करते हैं और अपनी सरकार के काम के बारे में जनता को सही जानकारी देते हैं तो आम चुनाव में हमारी जीत होगी, राहुल जी की जीत होगी। लोगों को ये भी समझाना होगा कि जो बहुत बड़े दावे कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं उन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं है। हम अपने आर्थिक विकास को फिर से तेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। मेरा मानना है कि हमें अपनी सफलताओं के लिए जितनी श्रेय मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। इसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में तेज आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक सशक्तिकरण के कारण हमारे नौजवानों में नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा
कि हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने और उनसे सीख लेने की कोशिश की है। हमारी नीयत हमेशा साफ रही है। इससे कबल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने सेकुलर कार्ड खेला। इजलास से खिताब करते हुए सोनिया ने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने कई अहम कानून वज़ा किए। इस मौके पर सोनिया ने अहम अपोजिशन जमात बीजेपी को निशाने पर लिया। सोनिया ने कहा कि बीजेपी समाज में मुनाफरत फैलाकर उसे तकसीम करने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस आम इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल के हवाले से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला हतमी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहकर पूरी गरिमा के साथ 10 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है। तमाम दुष्प्रचार, गलत बयान और झूठे आरोपों के बावजूद हमारी पार्टी और सरकार मजबूती के साथ जमीन पर अपने पैर जमाए रही और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अडिग रही। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूं कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है, उनकी मिलीजुली राष्ट्रीय पहचान के गर्व के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वासों की अनेकता को आदर देने का रहा है। यही भारत की स्थायी परंपरा है। और हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है, मैं आपको बताती हूं क्या है, आप खुद जानते हैं। यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली है। उधर सोनिया गांधी के जरिए इसे फिरका परस्त कहे जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी ने कांग्रेस को फिरका परस्त और बदउनवान पार्टी करार दिया है। सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को हटाना है, क्योंकि वो केवल सांप्रदायिक नहीं बल्कि भ्रष्ट है। और उसका दूसरा जो अर्थ अगर सही मायनों में इशारा समझा जाए तो वो ये है कि भ्रष्ट ताकतों को वापस लाना है। और वही सोनिया जी लगी हुई है करने में, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री कौन बने कौन ना बने उससे उनको फुर्सत नहीं है, मगर भ्रष्टाचार के जो इनके सिलसिले हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की सब तमाम तैयारियां चल रही हैं। वहीं जेडीयू लीडर शरद यादव का कहना है कि कांग्रेस सदर ने किसानों के बारे में अपने खिताब में कुछ नहीं कहा, जो अफसोस का मकाम है। इस देश में सब तरह के मुद्दे होते हैं। जब सोनिया जी अपना भाषण कर रही थी तो वो
पुराने उस पे ही बैठी हैं। उन्होंने कमजोर तबकों में 2-3 तबकों का नाम लिया, दलितों का लिया, आपके माइनॉरिटीज का लिया, लेकिन इस देश में 2/3 किसान और पिछड़े वर्ग हैं, उनके बारे में उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। यही हालत है बीजेपी की और यही हालत है सारे बहस की। लेकिन ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी से बाहर जो ताकतें हैं वो कमजोर नहीं है, वो ज्यादा ताकतवर हैं। राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद नहीं करने के कांग्रेस के फैसले की एनसीपी लीडर तारिक अनवर ने तायद की है। तारिक अनवर का कहना है कि जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टियों को यह जेब नहीं देता कि वो पहले ही किसी लीडर को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बना दे। जो पार्टी होती है उसमें ये बात शोभा भी नहीं देती है कि आप पहले ही किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को आप नियुक्त कर दें, क्योंकि लोकतंत्र में जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं या सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ये निर्णय सही। वहीं राहुल गांधी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद नहीं किए जाने पर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने कहा है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कुमार विश्वास ने कहा कि अमेठी लोकसभा हल्के ने राहुल गांधी का एमपी टिकट काटने का फैसला जरूर कर लिया है। व्यवस्था है कि वो उनके बारे में क्या निर्णय लेते हैं। मुझे अमेठी से जो पहली फील मिली है वो ये है कि अमेठी उनका एमपी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं कर रही है, ये तय है। तो अब वो उनकी परंपरा भी रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राज्यसभा से लोग आते हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक मैटर है। मेरी जो प्राथमिकता है वो अमेठी थी, मैं वहां से लौटा हूं, 2 दिन बाद मैं फिर वहां जा रहा हूं, चुनाव तक वहीं लगातार काम करने वाला हूं। तो खबरनामे में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेले की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है, पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। आगे बढ़ेंगे। आज से बीजेपी कौमी आमला और काउंसिल का सहरोजा इजलास दिल्ली में शुरू हो गया। इजलास में पार्टी आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली वज़ा करेगी। बीजेपी इजलास में आम इंतखाबात के लिए बनाए गए एक वोट एक नोट मिशन 272+ तशहीर और मोदी फॉर पीएम फंड को हतमी शक्ल देगी। इसके अलावा पार्टी डोर टू डोर कैंपेन और आम इंतखाबात से कबल तमाम देहात तक पहुंचने के मंसूबों को भी हतमी शक्ल देगी।
एक हफ्ते के वक्फे के बाद आज से आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास का दोबारा आगाज हो गया है। असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही आज भी मुत्तहिदा रियासत के हामी अराकीन असेंबली ने आंध्र प्रदेश की तश्कील जदीद बिल के खिलाफ ऐवान में शोरगुल मचाया। मुत्तहिदा आंध्र अराकीन की मांग है कि मबाहिस से कबल बिल पर वोटिंग करवाई जाए। अराकीन की हंगामा आराई के बायस स्पीकर को असेंबली इजलास की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। वाज़ेह कि सदर जमहूरिया ने बिल पर मबाहिस के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली को 23 जनवरी तक का वक्त दिया है, जबकि 294 अराकीन असेंबली में से ताहाल सिर्फ 5 अराकीन ने ही बिल पर इजहार ख्याल किया है। बेहिसाब दौलत के मामले में बीएसपी सदर मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से मुतालिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, सीबीआई और मायावती को नोटिस जारी किया है। मायावती के खिलाफ तकनीकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अपने फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तवक्को है कि सीबीआई मुनासिब सलाह मशवरा करेगी और मायावती के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत ने सीबीआई और मायावती को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है। और अब बात करेंगे दुखद खबर की। मारूफ अदाकारा सुचित्रा सेन हमारे दरमियान नहीं रही। वो 82 बरस की थीं। वो लंबे अरसे से बीमार थीं। उनका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा था। 23 दिसंबर को सांस लेने में हो रही तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कल शाम भी उन्हें सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कम हो गया है। सुचित्रा सेन ने बंगला और हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। हिंदी फिल्मों में उन्होंने फिल्म देवदास और आंधी में यादगार किरदार अदा किया। आज से राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर मार्गरेट अलवा ने किया। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क के अदीबों ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया है। वो 98 बरस के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के मुसलमानों के 52वें रूहानी पेशवा थे। गुजरात के शहर सूरत में उनका मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। पसमानदगान में 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन 6 मार्च 1915 को सूरत में पैदा हुए थे। जराये के मुताबिक उन्होंने अपनी हयात में ही अपने दूसरे बेटे मुफज्जल सैफुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। और जानकारी लेने के लिए अपने सूरत नुमाइंदे दिवेंद्र से बात करते हैं। दिवेंद्र, जानना चाहेंगे कि किस वक्त इंतकाल हुआ था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खबर मिली थी काफी लंबे अरसे से सैयदना साहब है, उनकी तबीयत जो है वो नातंदुरुस्त चल रही थी। मुंबई में जो निवास स्थान है उनका, वहीं पे आज सुबह उनका इंतकाल हो गया था। और जैसे ही खबर जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में उनका जो फैलावा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो देखते देखते पूरी जगह पे ये जो न्यूज थे वो फैल गए थे। जैसे सूरत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर सैयदना साहब का जो बर्थ प्लेस है वो सूरत है और यहाँ पे भी लाखों की संख्या में जो बोहरा दाऊदी बोहरा समाज के जो लोग रहते हैं वो काफी उनके मतलब धर्म गुरु में उनकी आस्था और श्रद्धा रही थी। तो सुबह से ही यहाँ पे जो माहौल है वो पूरा गमगीन हो चुका है। यहाँ पे जहाँ उनका जन्मस्थल है वहाँ पे हजारों की संख्या में बोहरा समाज के लोग जुटे हुए थे और सुबह में यहाँ पे एक नमाज अदा करेगी और वही नमाज में जिस तरह का शोक का माहौल था, सारे वहाँ पे जो हजारों लोग आए थे सभी की आंखें नम हो चुकी थी। और जो यहाँ से ज्यादातर लोग अभी सूरत से मुंबई जा रहे हैं जहाँ उनके निवास स्थान पे जहाँ सैयदना साहब जी का निधन हुआ है। जी देवेंद्र, जानना चाहेंगे सैयदना साहब की आखिरी रसूमात कब अदा की जाएंगी? क्या इससे मुतालिक क्या खबरें आ रही हैं? जी
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम जो बोहरा समाज के जो लोग हैं उनसे हम संपर्क में हैं। अभी फिलहाल वो तय नहीं किया गया है कि उनकी जो इंतकाल की जो दफन विधि जो बोलते हैं वो कहाँ पे होने वाली है। मुंबई या फिर हो सकता है कि सूरत में भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं है। उनका कहना है कि आज शाम तक डिसीजन लिया जाएगा कि उनकी दफन विधि मुंबई में हो सकती है या सूरत में। लेकिन जैसे ही उनके निधन की जो खबरें आई थी उसको लेके यहाँ से हजारों लोग अभी तो मुंबई के लिए जा रहे हैं। जी देवेंद्र, जानना चाहेंगे सैयदना साहब के बहुत बड़ी तादाद में चाहने वाले और उनको मानने वाले लोग हैं, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं जो अकीदतमंद हैं उनमें किस तरह का यानी कि गम है, अफसोस है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस अफसोसनाक यानी वाकये के बाद? जी बिल्कुल, जैसे ही खबरें लोगों तक पहुंची, सूरत के जो उनके बड़े जो थे यहाँ के धर्म गुरु उनसे भी हमने बात की, तो पहले थोड़ा टाइम के लिए तो मतलब कि ये न्यूज ही वो कंफर्म कर रहे थे बार बार, क्योंकि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बात सच है। लेकिन हालांकि जब ये बात की कंफर्मेशन मिली तो हमने वहाँ खुद जाके वहाँ पे जिस तरह से पूरा माहौल था उसका जायजा लिया, देखा लोगों में बहुत ही दुख का माहौल था। हजारों लोग छोटे बड़े जो भी आए थे उन सभी की आंखें नम हो चुकी थी और कई लोग तो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि उनके जो धर्मगुरु है वो आज उनके बीच नहीं रहे हैं, क्योंकि सालों से उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं, खास करके अगर सूरत की बात करें तो सूरत में लाखों की संख्या में जब भी सैयदना साहब का यहाँ जब भी एक प्रोग्राम कोई यहाँ पे रहता था तो जो माहौल बनता था, जिस तरह से पूरे देश से लोग यहाँ पे जुड़ते थे, उसी तरह से उनके एक बात तो तय हो जाती है कि जो लाखों जो फॉलोअर्स है वो फॉलोअर्स में आज की तारीख में गम का माहौल छाया हुआ है। खास करके सूरत में आज जिस टाइम पर नमाज अदा कर गई, उस नमाज के समय भी हमने देखा था कि वहाँ मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू दिख रहे थे। जी देवेंद्र, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। मैं जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का आज सुबह इंतकाल हो गया। हम आपको बता दें कि मुंबई में आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
मुल्क की सियासत में अचानक मंजर आम पर आने वाली आम आदमी पार्टी